Hello everyone, welcome to Abhyarthi IES, day 16 of Target UPSC Prelims MCQs 2024. Let us begin. Consider the following statements. No weeding and no pruning are practiced under the natural farming. Under natural farming, plants get more than 95% of their supply of nutrients from air, water and sunlight. Among all the Indian states, Madhya Pradesh has covered largest area under organic certification. Which of the statements given above are correct? And the answer is C. That is, all of the statements given above are correct. As per the natural farming principles, plants get 98% of their nutrients from air, water and sunlight, and जो remaining 2% है, they can be fulfilled by good quality soil with plenty of friendly microorganisms. नेचुरल फार्मिंग की प्रोसेस में जो सॉइल होती है उसको ऑर्गेनिक मल्च से कवर किया जाता है. ये ऑर्गेनिक मल्च हेल्प करती है सॉइल में ह्यूमस को क्रिएट करने में. Humus, which is also very beneficial for the growth of friendly microorganisms. Microorganisms help in degrading this organic mulch. तो इससे क्या होता है कि जो भी available nutrients होते हैं they can be easily provided to the soil. नेचुरल फार्मिंग में फार्म मेड बायोकल्चर्स को प्रिपेयर किया जाता है जैसे कि जीव अमृत, बीज अमृत और घन जीव अमृत. ये सॉइल में ऐड किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ द फर्टिलाइजर्स so as to improve the soil's microflora. जीव अमृत, बीज अमृत और घन अमृत ये बेसिकली तैयार किए जाते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक प्रोसेसेस से. इसमें कोई भी केमिकल का यूज नहीं किया जाता जैसे कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है नेचुरल फार्मिंग. तो इसमें जो भी मैन्योर्स प्रिपेयर किए जाएंगे दे विल बी प्रिपेयर्ड विद यूज ऑफ नेचुरल वेस्ट. तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाता है. स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि नेचुरल फार्मिंग डज नॉट इन्वॉल्व एनी वीडिंग और प्रूनिंग. मतलब इसमें जो भी वीड्स वगैरह हो जाते हैं उनको निकालने के लिए सॉइल से कोई स्पेशल प्रोसेसेस नहीं की जाती. नेचुरल फार्मिंग एक सस्टेनेबल इकोलॉजिकल अप्रोच है विच रिलाइज ऑन 5 प्रिंसिपल्स. ये मेन 5 प्रिंसिपल्स जो हैं इनमें नो टिलेज, नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड, नो वीडिंग एंड नो प्रूनिंग. ये 5 अप्रोचेस को यूज करके नेचुरल फार्मिंग को एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अप्रोच बनाया जाता है. बल्कि नेचुरल फार्मिंग में ये एनकरेज किया जाता है कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसकी डिकम्पोजिशन नेचुरल वे में हो ताकि जो भी माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म्स हैं विच आर हेल्पफुल इन द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर उनके जरिए जो भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो सरफेस के सॉइल पे ही ऐड किए जा सकें एंड एडिशनली कोई भी इसमें फर्टिलाइजर और हर्बिसाइड की जरूरत ना पड़े. इसमें वीडिंग इसलिए नहीं की जाती क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में ये कंसीडर किया जाता है कि अगर कोई भी वीड्स हैं दे आर यूज्ड एज अ लिविंग और डेड मल्च लेयर. मतलब उनको भी एक ऑर्गेनिक मल्च लेयर की तरह यूज किया जाता है. मल्च लेयर क्या होती है कि सॉइल के ऊपर एक ऐसे लेयर बना दी जाती है ताकि उसमें से जो इवेपो ट्रांसपायरेशन है वो कम हो एंड ऑल्सो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट्स को रूट लेवल पे इजिली अवेलेबल हो सके. जिस सॉइल में प्लांट्स उग रहे हैं उनको कवर कर दिया जाता है और वीड्स को भी उसी सॉइल में ऑर्गेनिक मल्च की तरह यूज किया जाता है एज अ ग्राउंड कवर. तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ड वीड्स होते हैं उनकी ग्रोथ को इजीली सप्रेस किया जा सकता है एंड एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली सॉइल एंड प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाते हैं. Moreover, statement 3 is also correct because as per the current available statistics, India is ranked 6th in terms of world organic agricultural land and first in terms of total number of producer as per the 2021 data. और अगर स्टेट वाइज बात की जाए अमंग ऑल द स्टेट्स मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया है अंडर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन. इसका मतलब क्या है कि मध्य प्रदेश में जितना एग्रीकल्चरल एरिया है उसमें जितनी ऑर्गेनिक खेती की जाती है तो उसमें जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक खेती है उसका एरिया जो मध्य प्रदेश के पास है वो सबसे ज्यादा है अमंग ऑल द स्टेट्स. सेकेंड नंबर पे इज महाराष्ट्र, थर्ड पे गुजरात, देन राजस्थान, देन ओडिशा, कर्नाटका, देन उत्तराखंड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड देन झारखंड. इंडिया में जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोसेस की जाती है अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इसमें जो भी रजिस्टर्ड एरिया है इट इज अबाउट 10.17 मिलियन हेक्टेयर. Additionally, India produced about 2.9 million hectare of certified organic products. It includes all the variety of food products such as oilseeds, fiber, sugarcane, cereal and millets, cotton, pulses, aromatic medicinal plants, tea, coffee, fruits, spices, etc.
में प्रोसेस्ड फूड्स भी आते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली द एडिबल सेक्टर, बट इसमें ऑर्गेनिक कॉटन फाइबर और फंक्शनल फूड प्रोडक्ट्स भी इंक्लूडेड हैं। ऑर्गेनिक फूड एक्सपोर्ट रियलाइजेशन इट वाज अराउंड 708 मिलियन यूएस डॉलर्स। इंडिया से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, दे आर मेनली एक्सपोर्टेड टू यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर, कोरिया, वियतनाम, जापान, इन कंट्रीज को जाते हैं इंडिया के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। 2021 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट विद द बजट ऑफ 10,900 करोड़ फॉर द पीरियड ऑफ 2021 टू 2026। ये स्कीम के अंडर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी इंक्लूड किए गए हैं, सच एज इनोवेटिव और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जिसमें फ्री रेंज एग्स, पोल्ट्री, मीट, एग प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड किए गए हैं, सो दैट इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसको हेल्प किया जा सके, सो एज टू क्रिएट ग्लोबल फूड मैन्युफैक्चरिंग चैंपियंस विद इन द इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is correct? India is a founding member of the International Coffee Organization, which was established in 1963. The theme of the fifth World Coffee Conference was sustainability through circular economy and regenerative agriculture. We have to select which of the statements are correct, and the answer is C. That is, both statement 1 and 2 are correct. Statement 1 correct हो जाता है क्योंकि India is a founding member of the International Coffee Organization. इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया था 1963 में बाय द यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट इज़ अ ट्रेड ब्लॉक विद 49 मेंबर कंट्रीज, जिसमें 42 तो कॉफी एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं एंड 7 आर कॉफी इंपोर्टिंग कंट्रीज। Moreover, International Coffee Organization, it is the only intergovernmental organization for coffee which brings together the exporting as well as importing governments of the coffee sector. एट प्रेजेंट ये रिप्रेजेंट करता है 93% ऑफ द वर्ल्ड कॉफी प्रोडक्शन एंड 63% ऑफ वर्ल्ड कंजप्शन ऑफ द कॉफी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इट इज़ लोकेटेड इन लंदन। मेनली देखा जाए तो जितनी भी यूनाइटेड नेशन की अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनका जेनेवा स्विट्जरलैंड में होता है हेडक्वार्टर, बट कुछ कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज़ में आती रहती है फॉर द टाइम बिंग, जैसे कि ये इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अभी न्यूज़ में था, तो ये कहाँ लोकेटेड है ये हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए। तो इट इज़ लोकेटेड इन लंदन। एट प्रेजेंट इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ब्राजील के वेनुसिया निगुएरा। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है क्योंकि जो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एक स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टेट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जो बेसिकली किसी एक्ट के तहत बनाई जाती हैं, बिकॉज इसको बनाया गया था कॉफी एक्ट ऑफ 1942 के तहत, एंड ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाया था फिफ्थ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस इन सितंबर in Bengaluru. Theme of the event was sustainability through circular economy and regenerative agriculture. इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो ये वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस है ये हर 4 से 5 साल में ऑर्गेनाइज करवाई जाती है टू डिस्कस वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द ग्लोबल कॉफी इंडस्ट्री। तो 2023 की जो कॉन्फ्रेंस थी इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट जो ये वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस थी वाज हेल्ड इन एशिया। प्रीवियस अदर जो वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं दे हैव बीन हेल्ड इन इंग्लैंड, ब्राजील, ग्वाटेमाला, और अभी जो इंडिया में हुई इससे पहले जो हुई थी इट वाज इन इथियोपिया विच इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। एडिशनली जो कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया है, अकॉर्डिंग टू इट्स डाटा द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कॉफी इन इंडिया इज अबाउट 3,52,000 टन। अब इस 3,52,000 टन में इंडिया सबसे ज़्यादा जो कॉफ़ी उगाई जाती है इंडिया में इट इज़ रोबस्टा कॉफ़ी। बेसिकली इंडिया में 2 टाइप ऑफ कॉफ़ी उगाई जाती है जिसमें एक है अरेबिका एंड दूसरी है रोबस्टा, बट जो ज़्यादा है वो रोबस्टा की प्रोडक्शन होती है इंडिया में। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 3% ऑफ द ग्लोबल आउटपुट ऑफ द कॉफ़ी सेक्टर। 2022 में इंडिया बिकेम द वर्ल्ड 8th लार्जेस्ट कॉफ़ी ग्रोअर। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे कंसीडर करें तो इंडिया इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रोबस्टा कॉफ़ी। इटली, जर्मनी, रशिया, यूएई दे आर द मेजर डेस्टिनेशन फॉर इंडियन कॉफ़ी। इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटका के स्टेट में उगाई जाती है विच कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 71% ऑफ टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन इन इंडिया। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मोर देन 50% ऑफ कॉफ़ी इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका तो ये फैक्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। एंड केरला इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। It accounts for about 20% of the total production of coffee. Tamil Nadu is the third largest producer.
It accounts for about 5% of the total coffee production which is produced in India. अब कॉफी की प्लांटेशन और उसके क्रॉप के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो यहाँ पे हम उनको डिस्कस कर लेते हैं. Coffee plant requires hot and humid climate जिसमें टेम्परेचर रेंज बिटवीन 15 डिग्री टू 28 डिग्री सेल्सियस और विद रेनफॉल ऑफ 150 टू 250 सेंटीमीटर्स. तो मतलब ये तो साफ हो गया कि जहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल होगी और टेम्परेचर भी ऐसे मॉडरेट बना रहेगा तो वहाँ पे कॉफ़ी की प्लांटेशन होगी. तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ करती हूँ, जस्ट से देखिए यहाँ पे मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ किया है, थोड़ा रफ है बट यहाँ पे आपको आउटले से पता चल जाएगा. ये यहाँ पे हो गया अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल. ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 150 टू 250 सेंटीमीटर रेनफॉल कहाँ पे होती है, वो होगी वो होगी बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में. वो भी वेस्टर्न घाट्स के जो सी वॉर्ड फेसिंग साइड है वहां पे, या फिर उन एरियाज में जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं. ओके, तो अरेबिका का जो मार्केट है इट हैज अ हायर मार्केट वैल्यू देन द रोबस्टा, क्योंकि अरेबिका कॉफी का एक माइल्ड एरोमेटिक फ्लेवर होता है. Indian coffee जो है typically it commands a premium share over the global benchmark because it is grown under the shade and it is hand picked and sun dried. Export of coffee declined by 3.6% in volume in financial year 2023, but major जो इंडिया में कॉफी प्रोड्यूस की जाती है वो एक्सपोर्ट ही कर देते हैं. तो इंडिया इज अ एक्सपोर्टिंग कंट्री ऑफ द कॉफी. तो इसकी वजह से क्या है, अगर डोमेस्टिकली भी उसकी कंजप्शन कॉफी की या उसकी डिमांड कुछ डिक्रीज होती है तो इसका ड्रास्टिक इम्पैक्ट नहीं पड़ता ऑन द प्राइसेस ऑफ कॉफी. कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने टेनिस प्लेयर रोहन बोपाना को ब्रांड एम्बेसडर चूज किया था फॉर द 5th वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस ऑफ 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ट्रांसप्लांटिंग पैडी सीडलिंग्स इन इंडिया. Direct seeded rice technique is known for higher crop yields, low production cost, reduced methane emission, less prone to pests and insects. Which of the statements given above are correct? And the answer is C. That is statement number 2 and 3 are correct, but statement number 1 and 4 are not correct. Recently, there was a white paper published on the need for collective effort to improve the direct seeded rice paddy cultivation in India. डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड होता क्या है, इस मेथड में जो राइस की सीड्स हैं उनको डायरेक्टली प्लांट कर दिया जाता है इनटू द फील्ड. तो अभी क्या होता है कि पैडी की क्रॉप कैसे उगाई जाती है, पहले जो पैडी के सीड्स हैं, राइस के सीड्स हैं, उनको नर्सरी में उगाया जाता है एंड उनमें से छोटे छोटे सीडलिंग्स पौधे जो होते हैं उनको तैयार कर लिया जाता है. फिर उन छोटे पौधों को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है इन द फील्ड. बट डायरेक्ट सीडेड राइस में क्या होता है कि राइस के जो सीड्स होते हैं उनको डायरेक्टली फील्ड में प्लांट कर दिया जाता है. इट इज अ मोर एफिशिएंट, सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिकली वायबल राइस प्रोडक्शन सिस्टम. राइस को डायरेक्टली हम कैसे सीड कर सकते हैं, थ्रू द मेथड्स ऑफ वेट सीडिंग, वाटर सीडिंग या फिर ड्राई सीडिंग. अब इसमें क्या होता है कि अगर तो हम राइस के प्री जर्मिनेटेड सीड को इन पडल्ड सॉइल मतलब ऐसे सॉइल में उगाया जाता है जिसको अच्छे से पानी दिया गया है. वाटर सीडिंग में क्या होता है कि स्टैंडिंग वाटर में राइस के सीड्स को लगा दिया जाता है. और ड्राई बेड सीडिंग क्या होता है कि जो सीड बेड होता है उसको पहले से ही प्रिपेयर कर लिया जाता है जिसमें पानी की जरूरत नहीं होती, उसी में ही हम डायरेक्टली सीड को प्लांट कर सकते हैं. अब डायरेक्ट सीडिंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि डायरेक्ट सीडिंग मेथड में हम लेबर सेविंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं. डायरेक्ट सीडिंग से वाटर एफिशिएंसी को भी इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि जब राइस सीडलिंग को डायरेक्टली प्लांट कर दिया जाता है सॉइल में तो इसमें कम वाटर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल वे ऑफ ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग्स. मोरओवर जो डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस है इससे जो क्रॉप तैयार होती है इट मेच्योर्स अर्ली एज कम्पेयर टू द कन्वेंशनल पडल ट्रांसप्लांटेड राइस मेथड. ऑल्सो जो डायरेक्ट सीडिंग मेथड है इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसमें पर हेक्टेयर एक फार्मर 9 to 125 US डॉलर पर हेक्टेयर बचा सकता है ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट. ऑल्सो डायरेक्ट सीडिंग मेथड में मीथेन की इमिशन जो हैं दे आर रिड्यूस्ड बाय 10 to 90%. मीथेन बेसिकली राइस से कब प्रोड्यूस होती है, जब पानी खड़ा रहता है तो उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि राइस की जो क्रॉप है इट बिकम्स अ मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ मीथेन एमिशंस. तो डायरेक्ट सीडिंग मेथड से ये मीथेन एमिशंस को भी रिड्यूस किया जा सकता है. इतने ही ज़्यादा इसके बेनिफिट होने के बावजूद भी ये डायरेक्ट सीडिंग मेथड जो है इट इज़ नॉट वेरी मच पॉपुलर अमंग द फार्मर्स, क्योंकि इसमें क्या है कि फार्मर की ये कंप्लेन रहती है कि डायरेक्ट सीडेड राइस जो होती है उसकी क्रॉप यील्ड्स दे आर समटाइम्स लोअर देन द ट्रेडिशनल प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग राइस.
एंड फार्मर्स में ये भी एप्रीहेंशन है कि डायरेक्ट सीडेड राइस जो होती है इसकी जो क्रॉप है इट इज मोर प्रोन टू पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। अब जो व्हाइट पेपर निकाला गया था विच वाज रिलीज्ड बाय द फेडरेशन ऑफ सीड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड सतगुरु कंसल्टेंट्स, अब उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ये बताया कि जो मॉडर्न हाई यील्डिंग राइस वेराइटीज हैं जिनको ट्रांसप्लांटेड पडल राइस सिस्टम के अंदर बनाया गया है, they are not completely fit for growing under the direct seeded rice method। एंड जब उनको डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड में अगर उगाया भी जाता है एंड अगर इन वैरायटीज को जो ट्रांसप्लांटेड पडल राइस सिस्टम के लिए बनाई गई है इनको डायरेक्ट सीडेड राइस सिस्टम में उगाया जाता है तो इनमें 10 to 30% यील्ड रिडक्शन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to precision farming, consider the following statements. It aims at eliminating the use of synthetic fertilizers in agriculture. The practice of plasticulture is associated with precision farming. The quality of crops grown through precision farming is higher than the traditional farming. Which of the statements given above are correct? And the answer is C. That is statement number 2 and 3 are correct, but statement number 1 is not correct. So recently there was an article in Hindu Business Line that India is lagging behind the Western countries in precision farming. प्रिसीजन फार्मिंग क्या होता है? देखिए, ये एक फार्मिंग की अप्रोच होती है जिसमें क्या होता है कि बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ ऐसे एडवांस टूल्स का यूज़ करके फार्मिंग और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को ऐसे एनहांस किया जाता है कि उसमें जो कल्टीवेशन की कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके एंड प्रोडक्टिविटी, फार्म प्रोडक्टिविटी एज वेल एज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी उसको इंक्रीज किया जा सके। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि इसमें वेरियस टाइप ऑफ डाटा को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। उसमें क्या होता है कि ताकि जो हमारी क्रॉप की यील्ड है उसको हम इम्प्रूव कर पाएँ एंड इसमें जो जितनी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसका एक बेनिफिट ये होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने में ये हेल्प करती है। एंड इसमें क्या करते हैं कि क्रॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को लगा के इसमें कि फर्टिलाइजर इनपुट्स कितना लगेगा या इरिगेशन मैनेजमेंट कैसी होगी, मतलब बेसिकली ये देखना है कि हमें कैसे हम अपनी रिसोर्सेज को कम यूज़ करके मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। और उसको हम जब प्रिसीजन फार्मिंग के अंडर लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि प्रिसीजन फार्मिंग से जो हमारा एग्रीकल्चर है वो हम बेटर मैनेज कर सकते हैं। और प्रिसीजन फार्मिंग में जैसे कि ऊपर दिया गया था स्टेटमेंट 1 में कि इसमें जो पेस्टिसाइड का बिल्कुल मतलब एलिमिनेट करने को बोला गया कि फर्टिलाइजर की एलिमिनेट करने की बात है, तो वो गलत है क्योंकि इसमें क्या है कि आपकी जो कन्वेंशनल फार्मिंग है वो तो सारी प्रैक्टिसेस वैसे रहेंगी बट इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बेटर उसको बनाने की बात की गई है। बस उसको अच्छे से मैनेज करना ताकि जो आपके जितने भी फार्म इनपुट्स हैं या जो इरिगेशन होगी या जो पेस्टिसाइड आप लगाएंगे वो एक कैलकुलेटेड वे में एक कैलकुलेटेड तरीके से वो आप उसको मैनेज करें। स्टेटमेंट 2 इसमें करेक्ट है क्योंकि जो प्लास्टिक कल्चर होता है इसमें क्या होता है ये एक फार्मिंग टेक्निक है विच इन्वॉल्व यूजिंग द प्लास्टिक मटेरियल्स। प्लास्टिक कल्चर में क्या होता है कि प्लास्टिक मटेरियल को यूज करके मल्च फिल्म्स, ड्रिप इरिगेशन लाइंस, ग्रीन हाउस कवर ये सब बनाए जाते हैं ताकि जो क्रॉप की प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जाए और बेसिकली प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि अगर आपने देखा है कि मशरूम की खेती कैसे होती है तो उसमें क्या करते हैं, सपोज करो ये मशरूम के उन्होंने मतलब मशरूम बोया है यहाँ पे, तो इसको एक ग्रीन हाउस इफेक्ट देने के लिए यहाँ पे ऐसे डंडे लगा के इसके ऊपर ना एक प्लास्टिक का कवर चढ़ा देंगे। तो इससे क्या होता है कि उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट मिलता है। ओ ये क्या बन गया, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर आपने कभी देखा होगा मशरूम की खेती तो उसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली ऐसे रोज बना के मशरूम को बीज देते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे स्टिल्ट्स लगा के कवर दे देते हैं पूरा, मतलब प्लास्टिक का कवर होता है व्हाइट कलर का। अगर आपने देखा है तो आप पता होगा, नहीं देखा तो ऐसे करते हैं उसमें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बन जाए, क्योंकि प्लास्टिक कवर होगा तो उसमें क्या होगा कि एनर्जी और जो हीट होती है वो ट्रैप हो जाती है और मशरूम को एक प्रॉपर उसके जर्मिनेशन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट मिल जाता है। तो प्लास्टिक कल्चर भी एक प्रिसीजन फार्मिंग में मतलब ये यूज होता है। इसमें क्या होता है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का यूज करके प्रिसाइसली टेक्निक्स ऐसी बनाई जाती हैं ताकि जो हमारी क्रॉप है उसको कॉस्ट इफेक्टिव वे में, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हम उगा पाएं।
प्रिसीजन फार्मिंग जैसे आपको नाम ही सुन के पता चल जाएगा, मतलब प्रिसाइसली हर एक चीज फार्मिंग की जो भी जितने भी स्टेप्स हैं उनको प्रिसाइसली परफॉर्म करना। एक एक पॉइंट पे डाटा मैनेजमेंट की हेल्प लेके, मतलब सैटेलाइट डाटा या वेदर डाटा हो गया, या फिर जो हमारे किसान केंद्र होते हैं वहां से हमें कुछ डाटा मिलता है, सॉइल हेल्थ कार्ड, ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होगी ना उनको उनको बहुत अच्छे से फार्मिंग सेक्टर में यूज करके एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, बस यही है इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको डेवलप करने के लिए एक रीजन स्पेसिफिक प्रिसीजन फार्मिंग टेक्नोलॉजीज बनाई हैं। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 22 प्रिसीजन फार्मिंग डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं थ्रू आउट द कंट्री। अब ये सेंटर फोकस करेंगे ऑन वाइड रेंज ऑफ हाई टेक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसमें क्या होगा कि माइक्रो इरिगेशन, वर्टिकल फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, प्लास्टिक कल्चर, ऐसी सारी एक्सरसाइजेज, मतलब जो प्रैक्टिसेस हैं इनको यूटिलाइज किया जाएगा, ताकि जो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ानी है पर यूनिट एरिया ऑफ फार्मिंग, तो उसको हम अचीव कर पाए। लाइकवाइज स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें स्टेटमेंट में ये दिया गया था कि जस्ट अ सेकंड, प्रिसीजन फार्मिंग से जो क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स होती है ग्रोन थ्रू प्रिसीजन फार्मिंग, उनकी जो क्वालिटी है वो हायर है देन द ट्रेडिशनल फार्मिंग। कि अगर आप इस चीज को कंसीडर करें कि अगर फार्मिंग सेक्टर में एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हैं और हम डेटा की मदद लेके प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहे हैं ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा फार्मिंग का यील्ड है, जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है, एज वेल एज जो क्वालिटी होगी हमारे क्रॉप की, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यस, प्रिसीजन फार्मिंग इनेबल फार्मर्स टू एनहांस यील्ड एज वेल एज प्रोड्यूस हाई क्वालिटी क्रॉप्स। इसमें क्या है, क्योंकि एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप को चाहिए होते हैं वो हम राइट अमाउंट में एट द राइट टाइम उसको दे पाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि जब आप क्रॉप को माइन्यूट लेवल पर जाके मैनेज कर रहे हैं, तो जो हमारी क्रॉप होगी वो बेस्ट क्वालिटी की प्रोड्यूस होती है। इंडिया की प्रिसीजन एग्रीकल्चर मार्केट इज एक्सपीरियंसिंग अ रैपिड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि बाय 2025 it will expand at 10% and it will reach 99 million. So this is all for today. Thank you for discussion. Please like our video and subscribe to Abhyarti IAS.